एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि उरियो अपना पढ़ाई करते हुए श्राइन के अंदर जा रहा होता है। तभी उसके पास से गुजर रही दो लड़कियां बोलती है कि देखो, भगवान के मंदिर में जाते हुए पढ़ाई कर रहा है, लगता है शायद कुछ मांग रहा है। उरियो मन में बोलता है कि मैं भगवान से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, हालांकि मैं तो भगवान पे विश्वास ही नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं इस श्राइन के अंदर जाके बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो भगवान पे विश्वास ही नहीं करता। अब वो घर के अंदर आ जाता है और बोलता है कि हेलो, मेरा नाम है उरियो कामियाते और आज से मैं यहीं पे रहूँगा। लेकिन वो जो देखता है कि उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, इसलिए वो घर के अंदर घुस जाता है। वो एक दरवाज़ा खोलने वाला होता है, तभी उस दरवाजे के अंदर से उसे लड़कियों की आवाज़ आती है जो कि कपड़े चेंज कर रही होती है। इसलिए ओरियो बोलता है कि बच गया यार, अगर मैं दरवाज़ा खोल देता तो मैं भी ठरकी कहलाता। लेकिन तभी वो लड़कियां अपने दरवाजे को खोल देती है और ओरियो उन्हें अंडर गारमेंट्स में देख लेता है। वो लड़की जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। ओरियो बोलता है कि मैं ऐसे दिखावा करूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। तभी यूना गेट खोल कर बोलते कि इससे बात नहीं बनने वाली पापी इंसान। अब वो हॉल में बैठे होते हैं और यूँ बोलता है कि मैं आज से यहीं पे रहूँगा, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है उरियो कामियात। यूना बोलती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो जो ताक झाक करता है, और यूँ बोलता है कि यार माफ़ कर दो, मैंने इसके तुमसे पहले ही बहुत बार माफ़ी मांग ली है, अब तुम इस बात को भूल जाओ और मुझे भी माफ़ कर दो। यूना बोलती है कि तुमने हमारे पवित्र शरीर को देखा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और तुम्हें उसके लिए बुरा भी नहीं लग रहा। और ये बोलता है कि वो एक एक्सीडेंट था, वैसे पुजारी कहाँ है। यह बोलती है कि माफ़ करना, पुजारी कल तक नहीं आएंगे। वैसे ओरियो कुन, तुम हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में हो ना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझसे मांग सकते हो, ठीक है। आसाई बोलती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, उम्मीद है कि तुम मुझे बिगाड़ दोगे, तुम मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट कर सकते हो। ओरियो बोलता है कि छोटी बहन की तरह, तो आसाई बोलती है हाँ, हम एक फैमिली की तरह रहेंगे, बिल्कुल एक साथ। यूना बोलती है कि माफ़ करना, लेकिन मैं इसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानती हूँ, मैं तो पहले ही मर्द को यहाँ रहने देने के खिलाफ थी। तो उरियो बोलता है कि इससे मुझे आसानी होगी, मैं बस यहाँ रहने आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने का दिखावा करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तो बस एक जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं बैठ कर पढ़ सकूँ। यह उरियू को उसका कमरा दिखा रही होती है और बोलती है कि आज से यही तुम्हारा कमरा है। उरियू मन में बोलता है कि अपना कमरा होना बेहतर होता है। यह बोलती है कि मैंने इस कमरे की सफाई कर दी है, और रुको, मैं तुम्हारे सोने के लिए गद्दे भी निकाल देती हूँ। वो वहाँ से गद्दे निकाल रही होती है, तभी उरियू देखता है कि उसके ऊपर कुछ सामान गिरने वाला है। उरियू बोलता है कि यह एहसान ध्यान से, और वो उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन उरियू याय को बचा लेता है। गिरने की उनकी आवाज़ आती है, उनकी आवाज़ सुनकर यूना वहाँ पे आ जाती है और उन दोनों को गंदी पोजीशन में देखकर उरियो में बजा के चली जाती है। उरियो अपना बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे पढ़ाई करनी होगी वरना मैं पीछे रह जाऊंगा। आसाई उसके पास आकर बोलती है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो क्या, मैंने सोचा कि हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आ गई हूँ। उरियो बोलता है कि दूर रहो, अभी मैं बिजी हूँ। तो आसाई बोलती है कि क्या बात है, तुम लड़के भी हो क्या, नहीं तुम्हारे पास एक खूबसूरत लड़की है और तुम उसे दूर भगा रहे हो। अभी रुको, मैं तुम्हारे कपड़ों में देखती हूँ, अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हारे पास एक दो गंदी वीडियोस तो होगी। और ये बोलता है कि चलो भी यार, मुझे परेशान बंद करना बंद करो, और उसे हटा रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो उस असाही पे गिर जाता है। उनके गिरने की भी आवाज़ आती है और यूना वहाँ पे आकर बोलती है अब क्या कर रहे हो तुम, और वो फिर से उन्हें गंदी पोजिशन में देख लेती है और वो ओरियो में बजा के चली जाती है। अब रात हो जाती है और ओरियो पढ़ाई कर रहा होता है और बोलता है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं मुंह धो लेना चाहिए। वो जाकर देखता है कि कमरे में यूना सो रही है, बल्कि उसने कंबल नहीं ओढ़ रखा, तो उसे कंबल उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी यूना की आँख खुल जाती है। यूना बोलती है कि तुम मेरे पीछे भी पड़े हो घटिया इंसान, और वो दोनों गंदी पोजीशन में होते हैं। तभी वहाँ पे आसाई और याय आ जाती है और उन्हें दोनों को गंदी पोजीशन में देखकर बोलते हैं कि माफ़ करना, हम गलत टाइम पर आ गए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोलता है कि नहीं नहीं यार, तुम गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। अब वो सब लोग हॉल में बैठे होते हैं और ये बोलता है कि बताओ यूना, तुम इतनी देर रात तक क्या कर रही थी। और वो टेबल पे देखता है कि बहुत सारे ओनिगामी पड़े हुए होते हैं। यूना बोलते हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मैंने अपने गंदे हाथों से छुओ, वरना अपनी शक्ति खो देते। उरियो बोलता है कि क्या तुम ये भक्तों को देने वाली हो। यूना बोलते हैं क्यों, इसमें कुछ गलत है क्या। उरियो बोलता है कि जब तुम्हें इसके एक भी पैसे नहीं मिलने वाले तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है। तभी वो तीनों अपने बाल से निकाल कर लाल धागा अपने हाथ में लगा लेते हैं और बोलते हैं कि यही हमारा काम है, हम लोगों को भगवान से जोड़ते हैं। और यूँ बोलता है कि तुम ये तीनों अपने जो हाथ में लाल धागा पहन रखा है, क्या ये तुम हमेशा पहनते हो। या ये बोलते हैं कि ये हमारी माँ की
आखिरी निशानी है। यूना बोलती है कि ये हम उन्हें देख तो नहीं सकते, लेकिन हमारी फीलिंग्स हमें उनसे जोड़ती है। और तुम बताओ, तुम इतनी देर रात तक क्या कर रहे थे? उर्यू बोलता है कि मैं पढ़ाई कर रहा था। यूना बोलती है कि फिर से पढ़ाई? तुम बस पढ़ाई ही करते रहते हो। उर्यू बोलता है कि हाँ, मैं क्योतो यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूना बोलती है तुम भगवान से रोज़ प्रार्थना करो और देखो एक दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उर्यू बोलता है ये क्या बकवास है, भगवान भगवान कुछ नहीं होते। ये बात सुनकर यूना को गुस्सा हो जाता है और वो बोलते कि मैं इस आदमी को श्राप दे दूंगी, इसे मेरी नज़र से दूर ले जाओ। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना एक फॉरेनर से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो उर्यू पीछे से आके उसकी मदद कर देता है। उर्यू बोलता है कि क्योतो में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, अगर तुम्हें श्राइन मेडिटेटर बनना है तो तुम्हें अपनी इंग्लिश को अच्छा करना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। यूना बोलती है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ठीक है, और हाँ, इस बार तुमने मेरी मदद की तो तुम्हारा शुक्रिया, मैं आपसे अपनी इंग्लिश पे ध्यान दूंगी बहुत ज़्यादा। तब एक हवा का झोंका आता है और एक पंछी आकर यूना के लाल धागे को चुरा के ले जाता है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वो लोग सुबह से शाम तक ढूंढ रहे होते हैं। याए और आसाई बोलती है कि माफ़ करना, हमने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिला। तो यूना बोलती है कोई बात नहीं, मैं ही सावधान नहीं थी, मेरी गलती है। याए बोलती है कि तुम चिंता मत करो, भगवान हमें रास्ता दिखाएंगे। ये बात सुनकर उरी को गुस्सा जाता है और बोलता है कि भगवान तुम्हें रास्ता दिखाएंगे? तुम्हारी इतनी कीमती चीज़ खो गई और तुम इतने शांत कैसे हो? भगवान या और कोई भी हो, वो हमारी प्रार्थना को पूरी नहीं करेंगे तो तुम्हें इसकी प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर यूना को गुस्सा जाता है और बोलते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है, भगवान उन लोगों के साथ कभी भी नहीं छोड़ते जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसी बात पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और यूना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और ये मन में सोचता है कि अगर हम लोगों का रिश्ता इतना ही ख़राब है तो अच्छा हो कि हम एक दूसरे के पास ना आए। अब रात हो जाती है और उर्यू उसका लाल धागा ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। तो वह श्राइन में जाकर बोलता है कि भगवान, वो जो भी चीज़ ढूंढ रही है उसे दे दीजिए। यूना भी पीछे खड़े होकर ये सब सुन रही होती है। वो श्राइन में आ जाती, बोलती है कि अपनी प्रार्थना को इतनी तेज़ बोलना, चलो अच्छा है, भगवान को सुनने में आसानी होगी। यूना बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम भी भगवान की थोड़ी बहुत इज्जत तो करते हो। तभी वहाँ पे याए और आसाई भी आ जाती है। अब वो तीनों घर पे जा रहे होते हैं अपना साथ में। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा मीटियोर शावर हुआ है और उसे देखकर उर्यू की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। याए उससे पूछते कि बताओ ये कैसा है? उर्यू बोलता है कि हाँ हाँ ठीक ठाक है। आसाई बोलते हैं कि तुम ईमानदार नहीं बन रहे हो। अब वो लोग वापस से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यूना का धागा उसके सर पर आके गिरता है। और यार एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे एपिसोड 2 में। एपिसोड की शुरुआत में दद्दू बोलते हैं कि उर्यू, भविष्य में तुम्हें मेरे परिवार में शादी करनी है और यहाँ अमागी श्राइन में मेरी जगह लेनी है। उर्यू बोलता है कि मैं किससे शादी करने वाला हूँ? तो दद्दू बोलते हैं कि मेरी खूबसूरत पोतियों में से किसी एक से। उर्यू बोलता है कि आपने मुझसे पहले इस बारे में कभी नहीं कहा, मैं यहाँ पे बस पढ़ाई करने के लिए रह रहा हूँ और वैसे भी मैं एक डॉक्टर बनने वाला हूँ, तो मुझे कोई पुजारी नहीं बनना है। दद्दू बोलता है कि पुजारी एक अच्छा काम है, तुम साइड में दूसरा काम भी कर सकते हो। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। और यूँ बोलता है कि जो भी हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दद्दू बोलते हैं कि कितनी शर्म की बात है, क्योंकि तुम क्योतो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा किसी अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन दिलवा दूँ जिसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा हो। चलो कोई बात नहीं, अब ये डील भी ख़त्म होती है और साथ में तुम्हारा यहाँ रहना भी। तो उदयू बोलता है कि जैसा भी आप कहोगे मैं वही करूँगा, मुझे आपका परिवार बनने में अच्छा लगेगा। और ये बात सुनकर दद्दू बोलते हैं कि चलो अब फिर हमारी श्राइन का फ्यूचर अच्छे हाथों में है। और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और यूँ मन में बोलता है कि जब तक मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल जाता मुझे ये सब झेल नहीं होगा। और मुझे यकीन है बाद में वो शादी वाली बात को भूल जाएंगे। अपने दादाजी का फैसला सुनकर तीनों बहनें आपस में मीटिंग बुलाती है। यूना बोलती है कि मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ, दादाजी हमसे बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकते हैं। याए बोलते हैं कि उर्यूकुन एक अच्छा लड़का है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ, जबकि मैंने उसे अभी तक डेट भी नहीं किया। आसाई बोलते हैं कि ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। यूना बोलती है कि वो तो भगवान पर विश्वास भी नहीं करता, तो वो श्राइन को कैसे चलाएगा। याए बोलती है फिर हमें क्या करना चाहिए। यूना बोलती है अब बस एक ही आइडिया बचा है, हम उसे घर से निकाल देंगे बिना किसी के पता चले कि इसके पीछे हमारा हाथ है। अब यूना उर्यू को उसके कमरे से बुला लेती है। उर्यू बोलता है कि ये सब क्या है, मुझे पढ़ाई करने जाना है। यूना बोलती है कि अब तुम यहाँ रह रहे हो तो तुम्हें घर के कामों में मदद करनी होगी, जल्दी से
हमारे लिए कुछ बना। उर्यू बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम सबके लिए कुछ बनाऊं तो ठीक है। वो फ्रिज खोल के देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत कम सामान होता है। यूना मन में हंसते हुए बोलते हैं कि यहाँ तो इतना कम सामान है, अब तुम कुछ कैसे बनाओगे, इससे अच्छा है कि तुम अभी ही भाग जाओ। लेकिन उर्यू उस कम सामान से भी अच्छा खाना बना देता है। जब यूना उस खाने को खाती है तो वो बोलती है कि नामुमकिन, तुम इतने कम सामान से कुछ कैसे बना सकते हो। और यूँ बोलता है कि अभी भी कुछ काम है, अगर नहीं है तो ठीक है, मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। यूना बोलते है कि नहीं, अभी और भी काम है जो तुम्हें करना। यूना बोलते है कि तुम्हारा अगला काम है कि तुम्हें सारे कपड़ों को धोना है और मन में हंसते हुए बोलती है कि हमारे पास कोई ड्रायर्स नहीं है तो तुम्हें धोने में बहुत मुश्किल होने वाला है, इससे अच्छा है कि तुम पहले ही हार मान लो। और यूं उन कपड़ों को धो देता है और सुखा रहा होता है। याई यूना को बोलती है कि मुझे लगता है कि उसे हमारे कपड़े धोने देना सही नहीं है। यूना और यू की तरफ देखती है तो वो उन सबके अंडरगारमेंट्स को सुखा रहा होता है। वो लोग शर्मा रहे होते हैं। फिर उर्यू उनके अंडरगारमेंट्स को फोल्ड करके भी रख देता है। यूना बोलती है कि रुक जाओ, अभी तुम्हारे लिए और भी काम है। उर्यू बोलता है क्या अभी और भी काम है मेरे लिए? यूना बोलती है हाँ, तुम्हें याई का कमरा साफ करना होगा। उर्यू जब याई का कमरा देखता है तो हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये क्या बकवास है। यूना उसके कान में बोलती है कि चलो मुफ्तखोर, इसके कमरे को अच्छे से साफ कर देना। और यूँ याई का कमरा भी अच्छे तरीके से साफ कर देता है। याई ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और यूना के कान में बोलती है कि चलो उसे यहाँ पे रहने देते हैं, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। यूना बोलती है कि लेकिन मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। आसाई बोलती है कि इन बातों के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी ये सोचो कि कितना अच्छा होगा कि हमारे घर में एक मर्द है जो घर के कामों को करता है। और यूँ भी उनकी बातें सुन रहा होता है और बोलता है कि तुमने मेरे लिए जो भी किया मैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन गुड बाय। यूना बोलती है ये बात कहाँ से आ गई। और यूँ बोलता है कि मैं रोज़ रोज़ इतना सारा काम नहीं कर सकता हूँ और पढ़ाई के लिए भी बहुत कम वक्त मिलता है। मुझे क्योतो यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना ही होगा और अगर मैं डॉक्टर बन भी गया तो वैसे भी मैं श्राइन को नहीं चला पाऊँगा। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। याई बोलती है कि वो सच में जा चुका है। यूना बोलती है कि यही तो हमारा प्लान था। और यू के जाने के बाद यूना को उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है। वो तीनों देखते हैं कि ओरियो एक खंडर झोपड़ी में जा रहा है। यूना बोलती है कि अब मुझे ये मत कहना कि हमने उसे घर से निकाल दिया है तो वो इस खंडर झोपड़ी में तभी वहाँ पे ओरियो आ जाता है कुछ बच्चों के साथ और वो बच्चे बोलते हैं कि ये लोग कौन है। यूना बोलती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और यू बोलता है कि वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहाँ मायरू सान भी आ जाती है और बोलती है कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, मुझे हैरानी हो रही है और अब तुम 3-3 लड़कियों के साथ हो, तुम बड़े हो गए हो। और यू बोलता है कि यहाँ मजाक करना बंद करो मायरू सान। अब वो लोग अंदर आ जाते हैं। मायरू बोलती है कि मुझे तुम्हें पहले खुद को इंट्रोड्यूस करने दो, मैं कैसाकी एन को संभालती हूँ, मेरा नाम है माहिरू। उर्यू का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे लगता है कि तुम सभी उर्यू से शादी करने के लिए कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत। उर्यू बोलता है कि बस कीजिए माहिरू सान, और आपने इस बात पे कैसे यकीन कर लिया कि मैं इनमें से किसी से शादी करूंगा, मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर माहिरू सान को गुस्सा आ जाता है और वो उर्यू के मुंह पे हाथ रखकर बोलती है कि सुनो, तुम यहाँ पे हमेशा नहीं रह सकते हो, मैंने इतनी मुश्किल से एक जगह ढूंढी थी जो तुम्हें रख सकते हैं, इसलिए अच्छे से बर्ताव करो। तभी वहाँ पे शिराही आ जाती है और बोलती है कि उर्यू काफ़ी समय बाद मिले। उर्यू बोलता है कि हाँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शिराही बोलते है कि मैं बस यहाँ पे बच्चों के साथ खेलने के लिए आई हूँ। आसाही उर्यू से पूछती है ये कौन है। उर्यू से बताता है कि ये मेरे बचपन की दोस्त है और ये भी मेरे साथ यहाँ पे रहा करती थी। अब यूना की गोद में एक बच्चा बैठा होता है, वो बोलता है कि ये पेपर क्रेन मैं अपनी मम्मी को दूंगा। यूना बोलती है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। माहिरू सानू से बताती है कि ये उन बच्चों का घर है जिनके पेरेंट्स का बीमारियों या फिर चोटों का इलाज हो रहा है, जिससे उनके बच्चों का ध्यान रखना उनके लिए मुश्किल होता है, इसलिए हम सब मिलकर 1000 पेपर क्रेन्स बना रहे हैं। ये बात सुनकर यूना बोलती है कि ठीक है, फिर मैं भी इन बच्चों की मदद करूंगी। लेकिन उससे पेपर क्रेन्स बनती नहीं है, इसलिए सारे बच्चे उर्यू के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उर्यू हमारी मदद करो ना, ऐसे तो हम टाइम से पहले सारी पेपर क्रेन्स बना ही नहीं पाएंगे। उर्यू उनकी मदद कर देता है। तभी एक बच्चा उर्यू से बोलता है कि इससे मेरी मोम ठीक तो हो जाएगी ना। उर्यू को अपने बचपन की याद आ जाती है क्योंकि उसने भी अपनी मम्मी के लिए बहुत सारी पेपर क्रेन्स बनाई थी। उर्यू उस बच्चे के पास जाता है और बोलता है कि हाँ, तुम्हारी मोम इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
माहिरू बोलती है कि उर्यू के पेपर क्रेन्स अच्छे हैं ना। जब वो छोटा था तब उसने अपनी माँ के लिए 10,000 से भी ज़्यादा बनाए थे। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। याए बोलती है कि अच्छा तो वो इन बच्चों के लिए डॉक्टर बनना चाहता है। शिराही बोलती है कि वो हमेशा से ही ऐसा था। कभी कभी उसकी बातें तुम्हें मतलबी जैसी लग सकती है, लेकिन जब भी कभी तुम पे मुसीबत होगी वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अब उर्यू और माहिरू बात कर रहे होते हैं। माहिरू बोलते हैं कि तो बताओ, तुमने अपना श्राइन वाला हारेम क्यों छोड़ दिया और यहाँ पर क्यों आ गए। उर्यू बोलता है कि आप ऐसे अश्लील बातें मत कीजिए। उन्होंने मुझसे बहुत सारा काम करवाया और मुझे नहीं लगता कि इतना सारा काम करने के बाद मुझसे पढ़ाई हो पाएगी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इनसे। माहिरू बोलती है बस इतना ही, जब तुम छोटे थे तब तुम कोई भी काम को करने का इरादा बनाते तो उसे पूरा करते। हालांकि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी बचपन से बातचीत करने की स्किल कुछ खास नहीं रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम गलत हो। वो तीनों यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता थी और यही इस बात का सबूत है। और वैसे भी क्या तुम उस तरह के इंसान हो जो थोड़े से काम से ही हार मान ले। ये बात सुन के उर्यू को उसके बचपन की याद आ जाती है, जहाँ पे वो माहिरू सान के पास जाकर बोलता है कि या तो मैं कपड़े धो देता हूँ या मैं बच्चों का ख्याल रख लेता हूँ। ये सब काम अकेले करना बहुत मुश्किल होगा। माहिरू बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे ये सब काम अकेले करना ही पसंद है। उर्यू प्रेजेंट में आ जाता है और बोलता है कि हारने का तो बिल्कुल भी सवाल नहीं है, ये सब काम मैं खुद करूँगा। माहिरू बोलती है कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें गुड लक। वो तीनों भी इनकी बातें सुन रही होती है। उर्यू बोलता है कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए जो भी तुम काम बोलोगे ठीक है, मैं वो सब करूँगा, बस मुझे बता देना। यूनो उसके पास आती है और बोलती है कि सुनो, जैसा कि तुम्हें पता है अगर हम सारा काम तुमसे ही करवाएंगे तो हम आलकसी बन जाएंगे। यह बोलती है कि अब हम परिवार हैं, हम एक ही छत के नीचे रहेंगे और सारा काम साथ मिलकर करेंगे। अब घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उर्यू बहुत परेशान होता है और बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम सब लोग मेरे घर के कामों में मदद कर रही हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम घर के कामों में इतनी बुरी होगी। अब तो मुझे लगता है कि सारा काम मुझे ही करना होगा। तभी वहाँ पे दद्दू आ जाते हैं और बोलते हैं कि उर्यो सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हर एक पोतियों के करीब आओ, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक अरेंज मैरिज मीटिंग करने जा रहा हूँ जो तुम्हें ज्वाइन करनी होगी। और दैट्स इट यार, एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आप सब लोगों से एपिसोड की शुरुआत में दद्दू रियू को बोलते हैं कि एक फॉर्मल मैरिज मीटिंग एक रस्म है जो एंशिएंट जापान ट्रेडिशन से चलती आ रही है, तुम्हें इसे सीरियस लेना चाहिए। अब उर्यू मीटिंग में जा रहा होता है और बोलता है कि खैर जो भी हो, मुझे यकीन है कि उन तीनों को इस आइडिया में दिलचस्पी नहीं होगी, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन जैसे ही उर्यू दरवाज़ा खोलता है वो हैरान हो जाता है। आसाई वहाँ पे तैयार होकर बैठी होती है और बोलती है कि मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में चुना। अब वो तीनों हॉल में बैठे होते हैं। दद्दू बोलते हैं कि उर्यू आज तुम मेरी तीसरी बेटी आसाई के साथ एक फॉर्मल मैरिज मीटिंग करने वाले हो। आसाई बोलती है कि तुम्हारा आने के लिए शुक्रिया। उर्यू मन में बोलता है कि मुझे यकीन था कि इन तीनों को इस फॉर्मल मैरिज मीटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। आसाई बोलती है कि आज हम पूरे दिन साथ में बिताने वाले हैं। उर्यू बोलता है कि उसकी शक्ल देख कर ही लग रहा है कि उसको इसमें दिलचस्पी है। दद्दू बोलता है कि चलो भाई ठीक है, मैं चलता हूँ, लगता है शायद नौजवान बच्चों को थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए। दद्दू के जाने के बाद उर्यू बोलता है कि एक फॉर्मल मैरिज मीटिंग, मुझे तो इसमें आना पड़ा, क्या तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आसाई बोलती है कि तुम फ्यूचर में हम तीनों में से किसी एक से शादी करने वाले हो, इसलिए हमें भी मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी है। और उसके करीब जाकर बोलती है कि वैसे भी अब सिर्फ हम दोनों अकेले हैं। उर्यू बोलता है कि हाँ। आसाई अपने धीरे धीरे कपड़े उतारना शुरू कर देती है। उर्यू बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। आसाई बोलती है कुछ है जो मैं तुम्हारे साथ हमेशा से करना चाहती थी। उर्यू अपनी आंखें हटाकर देखता है तो आसाई ने रनिंग के कपड़े पहने होते हैं और वो उर्यू को बोलती है कि चलो हम दोनों दौड़ने चलते। उर्यू और आसाई दौड़ रहे होते हैं। उर्यू आसाई से पूछता है क्या तुम्हें दौड़ना पसंद है। आसाई बोलते है कि हाँ, दौड़ना मेरे लिए सांस लेना जितना ज़रूरी है। उर्यू बोलता है कि ये बात सुनकर हैरानी हुई, तीनों बहनों में तुम मुझे सबसे ज़्यादा कामचोर और मज़े करने वाली लगती हो। आसाई बोलती है कि ये बिल्कुल गलत है, शायद मुझे तुम्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। उर्यू बोलता है मैं एक मिडिल स्कूल की लड़की को मुझे हराने नहीं दे सकता हूँ। आसाई जल्दी जल्दी दौड़ते हुए घर की तरफ पहुँच जाती है। 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उर्यू की हालत
बहुत ख़राब हो जाती है और वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक मिडिल स्कूल की लड़की ने मुझे हरा दिया। क्या अरेंज मैरिज मीटिंग में मैराथन भी होती है? मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे जाकर नहा लेना चाहिए। और ये जैसी बाथरूम की तरफ जाता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आशा ही दरवाज़ा खोलकर नहा रही होती है और ये दरवाज़ा बंद कर देता है और उससे पूछता है कि तुम दरवाज़ा खोलकर क्यों नहा रही हो? आशा ही बोलती है कि मुझे दरवाज़ा खोलकर नहाना पसंद है। और यूँ बोलता है कि प्लीज़ ऐसा करना बंद करो, क्या तुम एक ठरकी हो? अब रात का सीन दिखाया जाता है और यूँ सो जाता है, उसकी आँख खुलती है, वो बोलता है कि मैं सो गया था, मेरी स्टडी शेड्यूल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वो जैसे ही मुड़ के देखता है तो आशा ही उसके साथ सो रही होती है। आशा ही बोलती है कि लेकिन तुम अच्छी तरीके से तो सो गए ना? और यूँ बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आशा ही बोलती है असल में मैंने सोचा कि हमारी मैरिज मीटिंग को जारी रखना चाहिए। और यूँ बोलता है कि अब तुम क्या करने वाली हो? आशा ही बोलती है कि मैं सुबह रनिंग पर जाने वाली हूँ, चलो स्टोर हाउस में जाकर मेरे दूसरे शूज़ ढूंढते हैं, ये भी एक मैरिज मीटिंग का हिस्सा है। और यूँ बोलता है कि ये कोई मैरिज मीटिंग का हिस्सा नहीं है, बस तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँ। आशा ही बोलती है कि तुम चाहते हो ना कि मैं दादाजी को बोलूँ हमने सच में मैरिज मीटिंग करी है? और यूँ बोलता है कि ये बिल्कुल गलत है। अब वो दोनों स्टोर हाउस में चले जाते हैं और रनिंग शूज़ को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक हवा का झोंका आता है और दरवाजे को बंद करके चला जाता है। और यूँ उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो खुल नहीं रहा होता। आशा ही उसे बताती है कि हमारा स्टोर हाउस बहुत पुराना है, तो अगर इसे ज़ोर से बंद किया जाए तो वो खुद ही लॉक हो जाता है। और यूँ बोलता है हम मदद के लिए आवाज़ लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस समय हमारी आवाज़ को कोई सुनने के लिए जागा होगा। अगर आपको मांगा सुनना पसंद है और आप एनिमी के आगे का सीज़न देखना चाहते हो जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो जाकर एक बार उस चैनल को चेक कर लो और मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सी एनिमी के आगे का सीज़न देखना है, मैं उसकी ही मांगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। आशा ही डरते हुए बोलती है क्या तुम्हें डर लग रहा है? उर्यू उसकी तरफ देखकर बोलता है क्या तुम काँप रही हो? उसके बाद उर्यू को याद आ जाता है कि वो गेट खोलकर क्यों ना आती है। उर्यू आशा से पूछता है क्या तुम्हें छोटी जगहों पर डर लगता है? आशा ही बोलती है कि नहीं, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। उर्यू बोलता है कि जल्दी से मुझे कुछ न कुछ करना होगा और आशा के सर पर हाथ रखकर बोलता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अगर तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा है तो तुम मुझे पीछे से पकड़ सकती हो। आशा ही उर्यू को पीछे से पकड़कर बैठ जाती है और उर्यू बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। अब सुबह हो जाती है और उर्यू ने भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया होता है। उर्यू आशा को बोलता है कि तुम बस यहीं पे रुकना, अभी मैं नीचे जाकर दरवाज़ा खोल दूंगा। और वो नीचे जाकर दरवाजे को भी खोल देता है। आशा ही बाहर आ जाती है और उर्यू को बोलती है तुम्हारा शुक्रिया और जो भी मैंने साथ तुम्हारी चीज़ें की उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। उर्यू बोलता है कि हाँ, तुम्हें माफ़ी तो मांगनी चाहिए, हमारी मैरिज मीटिंग पूरी तरह से बेकार हो गई, पहले हमने मैराथन किया और फिर स्टोर हाउस में बंद हो गए, लेकिन तुम दिल से अभी भी एक प्यारी बच्ची हो। तभी वहाँ पे याय और यूना भी आ जाती है और यूना बोलती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? आशा ही बोलती है अब तुम दोनों मिलकर बात को बड़ी बना रही हो, लेकिन हाँ उर्यू सान का शुक्रिया, ये एक ऐसी रात है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। यूना बोलते है कि तो आखिरकार तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया और उसमें नमक छिड़कने लगती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उर्यू बोलता है कि आज मेरी मीटिंग दूसरी बेटी के साथ है, मुझे सोचना हो कि मेरे लिए किस तरह का नर्क मेरा इंतजार कर। उर्यू अंदर आ जाता है, यूना वहाँ पे तैयार होकर बैठी होती है और बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में चुनोगे। उर्यू मन में बोलता है कि ये तो वैसा नर्क नहीं है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। यूना उर्यू को अपने साथ लेकर एक जगह पर आ जाती है। उर्यू बोलता है कि क्या तुम मुझे बताओगे तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? यूना बोलती है कि ठीक है और उर्यू को धक्का दे देती है। उर्यू बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? यूना शर्माते हुए बोलती है कि मुझे पता है कि थोड़ा जल्दी है, लेकिन क्या तुम इस श्राइन के लिए मुझे एक वारिस दोगे? उर्यू बोलता है कि ये तुम बिना सोचे समझे क्या कह रही हो, तुम पहले शांत हो जाओ, तुम्हें क्या हो गया है? यूना बोलते है कि चुप रहो, आखिरकार मुझे इस श्राइन के लिए ये सब करना ही होगा। उर्यू बोलता है कि अब तुम नॉर्मली बात कर रही हो। यूना बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं ज़रा बाथरूम होकर आती हूँ। याय और आशाई भी उनकी मैरिज मीटिंग को देख रहे होते हैं। उर्यू बोलते हैं कि किसी की मैरिज मीटिंग को छुप कर देखना अच्छी बात नहीं है। आशाई बोलती है कि यूना घबरा रही है। उर्यू बोलता है कि अगर मैं तुम तीनों में से किसी एक से शादी करने वाला हूँ तो वो ज़रूरी यूना ही नहीं होगी, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती है। आशाई बोलती है कि उसने हमें बोला कि तुम दोनों की दुख भरी ज़िंदगी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्यों ना मैं उर्यू से शादी कर लूँ। उर्यू बोलता है कि अरे मैं किसी कहानी का मॉन्स्टर थोड़ी ना हूँ। याय बोलती है कि यूना ऐसी
यूना कमरे में बैठकर उरियू का इंतजार कर रही होती है और बोलती है कि वो कहाँ चला गया। उरियू तभी कमरे में आता है और बोलता है कि कपड़े चेंज कर लो, हम बाहर जा रहे हैं। यूना बोलती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उरियू बोलता है कि अपनी मैरिज मीटिंग को जारी रखने। उरियू यूना को एक कैट शॉप पर लेकर आ जाता है। यूना बोलती है कि मैं इतनी जल्दी बहकने नहीं वाली हूँ, लेकिन जैसे ही वो बिल्ली के पास आती है वो बहक जाती है। उरियू और यूना वहाँ पे बहुत मज़े करते हैं। शाम हो जाती है। यूना बोलती है कि आज मुझे बहुत मज़ा आया, मैं यहाँ पे अपनी बहनों के साथ भी आऊँगी, लेकिन तुम्हें लेकर नहीं आऊँगी। उरियू बोलता है कि तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं थी। यूना उरियू को एक गिफ्ट देती है और बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, आज का दिन मज़ेदार था। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उरियू बोलता है कि आज मेरी मीटिंग सबसे बड़ी बहन के साथ है। उरियू याय का इंतज़ार भी करता है, लेकिन वो आती ही नहीं है, इसलिए उरियू उसको देखने के लिए याय के कमरे में चला जाता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, याय कपड़े पहन रही होती है। उरियू बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम कपड़े पहन रही होगी, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी, तुम इतनी देर से क्या कर रही थी। याय बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बस अभी तैयार होकर आ जाती हूँ। और ये बोलता है कि कोई बात नहीं, इतने में पढ़ाई कर लेता हूँ। और ये थोड़ी देर और इंतज़ार करता है और बोलता है कि ये अभी तक नहीं आई है, इसलिए वो अपनी आंखों पे पट्टी रख के गेट को खोल देता है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है, वहाँ पे कोई नहीं हो। और ये यूना और आसाई के पास जाकर उनसे पूछता है क्या तुम्हें वो मिली। आसाई बोलती है कि नहीं, उसने अपना फ़ोन भी यहाँ पर छोड़ दिया है। थोड़ी रिसर्च करने के बाद आखिरकार उरियू याई को ढूंढ ही लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर बैठकर स्केच बना रही हो, क्या तुम्हें पता है कि उन लोगों को तुम्हारी कितना चिंता हो रही थी। याई बोलती है कि इसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे। उरियू बोलता है कि मैंने तुम्हारे कमरे में पेंटिंग देखी श्राइन की, तो मुझे लगा कि शायद तुम इनारी श्राइन गई होगी थोड़ी रिसर्च करने के लिए। याई बोलती है कि वाह उरियू सान, तुम तो एक डिटेक्टिव हो। उरियू बोलता है कि ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ यहाँ पे चल क्या रहा है, कि तुम मैरिज मीटिंग में क्यों नहीं आई। याय बोलती है कि क्या तुम सच में चाहते हो मेरे साथ मैरिज मीटिंग करना। उरियू बोलता है कि ऐसे मत बोलो जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि तुम क्यों नहीं आई। याय बोलती है कि ये एक राज है, लेकिन तुम एक डिटेक्टिव हो, मुझे पता है एक दिन तुम इसका पता ज़रूर लगा। याय बोलती है कि हम अपनी मैरिज मीटिंग को यहाँ पर कर सकते हैं। वो लोग श्राइन में थोड़े से मज़े करते हैं। अब रात हो जाती है। याय बोलती है कि उरियू कुन, आज मुझे ढूंढने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम किससे शादी करना चाहते हो। उरियू बोलता है अचानक से ये सवाल कहाँ से आ गया। याय बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किससे शादी करने वाले हो। उरियू बोलता है कि मेरे पास पहले एक डॉक्टर बनने का सपना है, इसलिए मैं तुम में से किससे शादी नहीं कर सकता हूँ। और वह सीढ़ियों से उतर रहा होता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसकी आँख खुलती है तो वो अपने कमरे में होता है। उरियू बोलता है कि लगता है कि शायद मैं कोई सपना देख रहा था, लेकिन उसके पास एक तालिस्मान होता है जो कि उसे याय ने दिया होता है और उसे याद आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये सब रियल है। और यार एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर